नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत सभी का। नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है दोस्तों इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत देखिए अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, शानदार टॉपिक था दोस्तों, आपका जानदार टॉपिक था। अपन देख रहे थे कि प्राचीन काल की भारतीय स्थापत्य कला के अंतर्गत हिंदू मंदिर स्थापत्य। दोस्तों हिंदू मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत अपन देख रहे थे कि सबसे पहले अपन ने नागर शैली में बने हुए मंदिरों के बारे में विस्तार से दोस्तों अपन ने अध्ययन किया। उसके बाद में दोस्तों आज अपन देखते हैं कि पिछली क्लास के अंतर्गत भी दोस्तों अपन ने दक्षिण भारत की जो आपके मंदिर स्थापत्य की शैली है दोस्तों, कौन सी? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों आज अपन देखेंगे, पिछले क्लास के अंतर्गत भी अपन ने देखा था कि आपकी द्रविड़ शैली की शुरुआत या दोस्तों द्रविड़ शैली का आपका सामान्य परिचय, उसके बाद में आपके द्रविड़ शैली का अपन ने समय देखा। समय के बाद में दोस्तों अपन ने द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए कि चाहे कोई सी भी शैली हो, आपके नागर हो, द्रविड़ हो या बेसर शैली हो दोस्तों, इन सभी शैलियों की जो आपकी विशेषता है वही सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से है। तो देखिए दोस्तों अपन ने द्रविड़ शैली की विशेषताओं के बारे में देखा कि नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों शैलियों के बीच में क्या प्रमुख अंतर है, आगे जब अपन चर्चा करेंगे दोनों शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन, वहां पर दोस्तों अपन इनके बारे में अंतर विस्तार से अपन देख लेंगे। लेकिन पहले देखिए दोस्तों कि द्रविड़ शैली के जो आपके शिखर होते हैं कैसे होते हैं लाडलो, के द्रविड़ शैली के जो शिखर है आपके वो दोस्तों पिरामिड नुमा होते हैं, जबकि नागर शैली के शिखर दोस्तों आपके कैसे होते हैं। मैंने बताया है दोस्तों आपको पहले पिछले कक्षाओं के अंतर्गत कि आपकी नागर शैली के अंतर्गत जो यहाँ के शिखर है उनके दोस्तों कैसे होते हैं कि नागर शैली के शिखर देखिए, यानी कि द्रविड़ शैली की जो शिखर आपके दोस्तों पिरामिड नुमा होते हैं ऐसे, और दोस्तों इसकी कई विशेषताएं ऐसी है जो आपके नागर शैली से इसको अलग बना देती है। दोस्तों द्रविड़ शैली की जो प्रमुख है राजवंशों के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया और उन राजवंशों के अंतर्गत इसका दोस्तों बहुत ज्यादा विकास भी हुआ है। और उनके बारे में अपन देखते हैं कि कौन कौन से राजवंशों के अंतर्गत आपके से द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। देखिए दोस्तों कि आपकी जो द्रविड़ शैली है यह है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि है इसके अंतर्गत इस शैली का विकास हुआ। और यहाँ पर शासन करने वाले जो आपके प्रमुख राजवंश थे उन राजवंशों ने दोस्तों इस शैली को संरक्षण प्रदान किया। कौन कौन से राजवंश आते हैं दोस्तों आपके, जैसे अपन चर्चा करते हैं कि पल्लव राजवंश, पल्लवों के बाद में दोस्तों आपके राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंशों के बाद में दोस्तों आपके चोल राजवंश और चोल राजवंश के बाद में दोस्तों पांडे राजवंश। दक्षिण भारत के इन चार महान राजवंशों के शासकों ने राजाओं ने दोस्तों इस द्रविड़ शैली को संरक्षण दिया और इस शैली के अंतर्गत अपने सभी मंदिरों का निर्माण किया। ध्यान देना दोस्तों, दक्षिण भारत के राजवंश अपने विजयी अभियानों की बजाय दोस्तों निर्माता के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अरे दक्षिण भारत के राजाओं या शासकों का इतिहास उतना बड़ा नहीं है जैसे उत्तर भारत के राजाओं का इतिहास दोस्तों अपने महान विजयों के लिए जाना जाता है। लेकिन दक्षिण भारत का इतिहास दोस्तों, इन शासकों का इतिहास दोस्तों आपके
निर्माण शैली या अपने स्थापत्य कला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ध्यान देना दोस्तों, अपन आज के इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे कि दक्षिण भारतीय शासकों के द्वारा द्रविड़ शैली में बनाए गए प्रमुख मंदिरों के बारे कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है, उनके बारे में दोस्तों आज अपन इस क्लास के अंदर अध्ययन करें। तो आइए दोस्तों अपन चलते हैं दक्षिण भारत की यात्रा की ओर। दोस्तों कभी भी आपका जाना हो तो दक्षिण भारत के अंतर्गत वहां पर बने हुए मंदिरों के यात्रा जरूर करके आना। इतने शानदार और इतने जोरदार तरीके से दोस्तों आपके मंदिर बने हैं कि उत्तर भारत में भी ऐसे मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए दोस्तों अपन चलते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन दक्षिण भारत के महान राजवंशों के अंतर्गत अपन देख रहे थे दोस्तों कि दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश के अंतर्गत द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण। कौन से दोस्तों कि पल्लव काल के अंतर्गत दक्षिण भारत में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है लाडलो, उन्हीं के बारे में अपन देख रहे थे। एक बार इधर देखने का प्रयास करना, बहुत आनंद आएगा दोस्तों, और इधर दक्षिण भारत के मंदिरों की यात्रा का भी आप अनुभव लेते रहेगा। फिर देखिए दोस्तों क्लास के अंदर कैसे आपको आनंद आता है। अपन ने दोस्तों पिछले कक्षा के अंतर्गत देखा था कि दक्षिण भारत के महान राजवंश पल्लव काल के अंतर्गत द्रविड़ शैली का कैसे विकास हुआ। ध्यान देना, दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत, दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत दोस्तों द्रविड़ शैली का प्रारंभ पल्लव काल से माना जाता है। किस काल से माना जाता है लाडलो? अरे पल्लव काल से इस शैली का प्रारंभ माना जाता है, जो आपका दोस्तों 600 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक दक्षिण भारत के अंदर पल्लव राजवंश ने शासन किया। और इस राजवंश के अंतर्गत दोस्तों आपकी द्रविड़ शैली के अंतर्गत कई मंदिरों का निर्माण हुआ है, और उन्हें मंदिरों के अंतर्गत दोस्तों आज अपन देख। सबसे पहले दोस्तों अपन अध्ययन करते हैं, देखिए दक्षिण भारत के अंतर्गत पल्लव काल कौन सा दोस्तों, एक बार ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है लाडला कि पल्लव काल के अंतर्गत आपके द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए प्रमुख मंदिर। ध्यान देना लाडलो कि दक्षिण भारत के अंतर्गत पल्लव काल के अंतर्गत बने हुए आपके प्रमुख मंदिर कि द्रविड़ शैली में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है लाडलो, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिएगा। फिर देखिए आनंद आपको कितना आता है। देखिए कि पल्लव काल का समय दोस्तों अपन देख रहे थे कि 600 से लेकर के 900 ईस्वी, ये समय दोस्तों आपका पल्लव काल का है, जिसने दक्षिण भारत के अंतर्गत अपना शासन स्थापित किया। या इस समय तक दक्षिण भारत की उस भौगोलिक भूमि पर दोस्तों इस काल के महान शासकों का शासन रहा। ध्यान देना कि दक्षिण भारत के उस महान भूमि पर दोस्तों इस पल्लव काल के शासकों को शासन करने का मौका मिला, और दोस्तों इसने अपने शासन काल में, ध्यान देना, अपने शासन काल में लाडलो इसने अपने महान युद्धों की बजाय अपने महान दोस्तों निर्माण के लिए जाना जाता है आपका पल्लव का। और इसी काल के अंतर्गत बने हुए प्रमुख मंदिरों के बारे में दोस्तों इस इतिहास के अंतर्गत आज अपन इस क्लास में देख रहे हैं। अरे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतिहास में इस काल के प्रमुख मंदिरों का निर्माण। आपकी प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। अरे सर्वाधिक क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं लाडलो। देखिए दोस्तों अपन चलते हैं
अपन ने देखा था पिछली क्लास के अंतर्गत कि पल्लव काल के अंतर्गत आपकी द्रविड़ शैली के अंतर्गत मंदिर। देखिए दोस्तों, इसी पल्लव काल के अंतर्गत जो आपका पहला शासक आता है महेंद्र वर्मन। कौन है लाडलो? महेंद्र वर्मन इस वंश का शासक था और इस शासक के समय दोस्तों इस द्रविड़ शैली का इसने अपने अनुसार, अपने नाम के अनुसार द्रविड़ शैली को नाम दे दिया। और क्या नाम दिया लाडलो? के महेंद्र वर्मन शैली। क्या नाम दिया? महेंद्र वर्मन शैली। कौन सी शैली का नाम इसने दिया लाडलो? आपकी द्रविड़ शैली का नाम। पल्लव काल का महान शासक, महान निर्माता और महान दोस्तों स्थापत्य कला का प्रेमी था आपका कौन? महेंद्र वर्मन। दोस्तों द्रविड़ शैली को इसके शासन काल में महेंद्र वर्मन शैली के नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, इसका समय है आपका 610 से लेकर 640 ईस्वी तक। इस समय जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है वो दोस्तों आपके महेंद्र वर्मन के काल में हुआ। इसी कारण इस शैली को महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता है। सही है ना? देखिए आगे अपन इसी के अंतर्गत दोस्तों अगर चर्चा करते हैं तो देखिए दोस्तों कि इस समय इस शैली में इस समय दोस्तों किसके समय? महेंद्र वर्मन के समय। इस समय दोस्तों इस शैली में कठोर पाषाणों का मतलब होता है लाडलो पत्थर। क्या होता है? कठोर पाषाणों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था लाडलो। किसके समय में? पाषाणों को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया था। किसके शासन काल में? महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल में। दोस्तों आपके से द्रविड़ शैली के अंतर्गत ध्यान देना कि पहली बार जब आपके दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ दोस्तों उस समय महेंद्र वर्मन पल्लव काल के अंतर्गत महान कला प्रेमी था, स्थापत्य का प्रेमी निर्माता था। इसने दोस्तों प्रारंभ के समय में आपके बड़े बड़े पर्वतों और पत्थरों को काट करके गुहा मंदिरों का निर्माण किया। डायरेक्ट मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि दोस्तों आपकी गुफाओं के अंदर इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। देखिए दोस्तों आगे इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, नोट लगा करके लिख लीजिएगा। जिन्हें मंडप कहा जाता था। देखिए अरे ये मंडप वो नहीं है जो आपके दोस्तों देव मूर्ति के जस्ट आगे वाला जो बरामदा होता था उसी को दोस्तों आपके मंडप कहा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में इस मंडप की परिभाषा कुछ अलग है। ध्यान देना, वो मंडप आपका अलग है और ये मंडप यहाँ अलग है लाडलो। अरे यहाँ इस मंडप का अर्थ है कि जब मंदिरों का निर्माण बड़े बड़े पर्वतों को काटकर किया गया था तो उन्हें मंदिरों को दोस्तों क्या कहा गया है? मंडप कहा गया है। क्या कहा गया है? अरे मंडप कहा गया है। कहाँ पर? दक्षिण भारत के अंदर। एक बार देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए लाडलो। देखिए
कि पल्लव काल के अंतर्गत अपन दक्षिण भारत के अंतर्गत द्रविड़ शैली के बारे में दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं। और इतिहास में इस काल का समय है आपका 600 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक। आगे देखिए दोस्तों कि इस काल के अंतर्गत आपका महान शासक और महान कला प्रेमी हुआ है महेंद्र वर्मन प्रथम। दोस्तों इसके नाम से ही एक अलग शैली का नाम पड़ गया महेंद्र वर्मन शैली। क्या नाम पड़ गया? महेंद्र वर्मन शैली। इसके शासन काल में कई मंदिरों का निर्माण आपका हुआ है दोस्तों, और इसी कारण इस शासक के नाम से इस शैली का विकास हुआ है दक्षिण भारत के अंतर्गत। देखिए इस शैली के अंतर्गत दोस्तों कठोर पाषाणों को काट करके गुहा मंदिरों का निर्माण किया है। सामान्य मंदिर नहीं बनाए गए। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया है कि दक्षिण भारत के प्रारंभिक मंदिर आपके दोस्तों कैसे बनाए गए थे? बड़े बड़े पत्थरों को काट करके इन मंदिरों का निर्माण किया गया था लाडलों। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है दोस्तों। जैसे इन गुहा मंदिरों को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। अपन ने पहले भी देखा है, पिछले क्लास में देखा है दोस्तों कि दक्षिण भारत के मंदिरों के अंतर्गत 3 चीजें सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और कौन कौन सी है दोस्तों? कि आपके मंडप, आपके राथे, तीसरी चीज है आपके दोस्तों विशाल मंदिर। तीनों चीजें प्रसिद्ध है। तो ये पहला आपका आ गया क्या? मंडप आ गया। तो यहां तक लाडलो कोई समस्या? अरे नहीं है। मजा आ रहा है ना? देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार इधर दक्षिण भारत के अपने मन को दोस्तों अपने आप में दक्षिण भारत के अंतर्गत लेकर के चले जाइएगा। फिर वहां के मंदिरों की दोस्तों एक बार कल्पना करना आंखें बंद करके। वास्तव में आप दक्षिण भारत के अंतर्गत ही पाओगे अपने आप को। देखिए दोस्तों आगे अपन चलते हैं। इसी के अंतर्गत आपके महेंद्र वर्मन जो शैली है उसी के बारे में अपन ने देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों आपके पल्लव काल के अगले शैली कौन है? मामल। ध्यान देना, मामल शैली। कौन सी शैली? महेंद्र वर्मन के बाद में दक्षिण भारत का आपका दूसरा राजा होता है कौन दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके शासन काल में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है, अरे लाडला उनको मामल शैली के मंदिर कहा जाता है। इसका समय देख लीजिए दोस्तों 640 से लेकर 680। कितना है? 640 से लेकर 680। किसका? मामल शैली के मंदिरों का निर्माण। देखिए दोस्तों इस समय पल्लव वंश के महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था और इसके समय बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ और इनके शासन काल के अंतर्गत एक नई शैली का विकास हुआ द्रविड़ शैली के अंतर्गत, और उसे ही मामल शैली कहा जाता। देखिए इसी के अंतर्गत दोस्तों इस शैली का विकास, इस शैली का विकास देखिए इस शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, ध्यान देना नरसिंह वर्मन, जिसको दोस्तों महान निर्माता होने के कारण महामल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामल कहा जाता है। के काल में, महामल के काल में हुआ। किसका?
प्रारंभ दोस्तों महामल शैली का प्रारंभ। अरे कब हुआ है, ध्यान देना। अरे यार काई को मजा लेते हो। देखिए दक्षिण भारत के अंतर्गत एक पल्लव काल के अंतर्गत एक नई शैली का विकास हुआ है दोस्तों आपका। और 640 से 680 ईस्वी तक पल्लव शासक हुआ आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। इसको दोस्तों इतिहास में महान निर्माता और महान कला प्रेमी होने के कारण प्रेम से प्यार से लाडला क्या कहा जाता है? अरे महामल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामल कहा जाता है। सही है ना बात? कोई समस्या यहां तक लाडलो नहीं है ना? अरे हो तो एक बार बता देना। आपकी आवाज स्वर्ग लोक तक जाती है लाडलो, इतनी मजबूत और ताकतवर है आवाज है आपकी। ध्यान देना, अगर आपने एक बार पुकार लिया, आपने एक बार किसी के बारे में अगर देख लिया तो दोस्तों आपकी आवाज स्वर्ग लोक तक सुनाई देती है। इतनी ताकत है इस राजस्थान के युवाओं के अंदर दोस्तों। तो आप ध्यान देना कि आपकी ताकत का आप स्वयं इस्तेमाल कीजिए और दोस्तों इन किताबों से प्यार करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कितना आनंद आता है लाडलो। एक बार इतिहास के अंदर देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों इसके शासन काल में। किसके शासन काल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। ध्यान देना कि नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में दो प्रकार के स्मारक बने। कितने प्रकार के स्मारक बने लाडलो? दो प्रकार के आपके स्मारक बने। कौन कौन से हैं कि कितने के आपके? पहला है दोस्तों देखिए पहला है आपका रथ, दूसरा है दोस्तों आपका मंडप। दोस्तों इन रथों को इतिहास में एकाश्म मंदिर कहा जाता है। ध्यान देना इधर दोस्तों कि इसके शासन काल में दो प्रकार के आपके स्मारकों का निर्माण हुआ है। ध्यान देना दक्षिण भारत के आपके मंदिरों के अंतर्गत आपको लाडला दो प्रकार के निर्माण इसके शासन काल में प्राप्त होंगे। कौन कौन से हैं कि एक तो आपके रथ मंदिर और दूसरे आपके गुहा मंदिर या मंडप आपको इसके शासन काल में दोस्तों प्राप्त होते हैं। ध्यान देना दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध दोस्तों आपके रथ मंदिर है। अरे रथ मंदिरों का निर्माण सर्वाधिक आपके दोस्तों द्रविड़ शैली के अंतर्गत हुआ है। कौन सी शैली के अंतर्गत लाडलो? द्रविड़ शैली के अंतर्गत। ध्यान देना दोस्तों एक बार इसको देखने का प्रयास कीजिए। अरे इधर देखिए कितना आनंद आता है आपका। देखिए दोस्तों अपन देख रहे हैं दक्षिण भारत में आपके द्रविड़ शैली की एक उप शैली है आपकी महामल शैली। इसका समय है दोस्तों इतिहास में 640 से लेकर 680 ईस्वी। किसका? महामल शैली। दोस्तों इस शैली का विकास करने वाला महान शासक था पल्लव वंश का दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन था दोस्तों? अरे नरसिंह वर्मन प्रथम था। यह दोस्तों पल्लव काल में सर्वाधिक महान निर्माता हुआ है, महान कला प्रेमी था और महान स्थापत्यकार था। इसलिए इसको इतिहास में दोस्तों महामल के नाम से जाना
जाता है। अरे किस नाम से जाना जाता है? नरसिंह वर्मन प्रथम को महामल के नाम से जाना जाता है। महामल के शासन काल में दोस्तों दक्षिण भारत के अंतर्गत दो प्रकार के मंदिरों का या स्मारकों का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है रथे मंदिर। कौन से लाडलो? रथे मंदिर। दूसरा आपका आता है मंडप। कौन सा आता है दोस्तों? मंडप। किसके शासन में इनका निर्माण हुआ है? महामल या नरसिंह वर्मा ने प्राप्त। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए लाडलों, आनंद के साथ क्लास का आनंद लीजिए और देखिए। समझ में तो आ रहा है ना? देखिए आगे अपन चलते हैं दोस्तों। देखिए इस शैली के इस शैली में बने सभी मंदिर कहाँ स्थित है? इस शैली में बने आपके सभी मंदिर दोस्तों महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ है लाडला? महाबलीपुरम। कहाँ है? महाबलीपुरम में स्थित है। कौन सी शैली के? महामल शैली के जो सभी मंदिर हैं आपके दोस्तों कहाँ स्थित है? आपके महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंतर्गत एक आपका स्थान है महाबलीपुरम, और वहीं पर इस शैली के सर्वाधिक आपके मंदिरों का निर्माण हुआ है। ध्यान देना, दक्षिण भारत के मंदिरों का सिरमौर महाबलीपुरम को कहा जाता है, और यहीं पर दोस्तों आपके महामल शैली के सभी मंदिर स्थित है। देखिए दोस्तों महामल शैली के 81वें मंदिर, 81वें मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है लाडला? अरे सबसे बड़ा रथ कौन सा है? महामल शैली में बने हुए मंदिरों के अंतर्गत सबसे बड़ा है आपका दोस्तों कौन सा? धर्मराज रथ। कौन सा है? धर्मराज रथ। अब नहीं भूलोगे, कई बार क्वेश्चन आया है कि महामल शैली के अंतर्गत बने हुए रथों में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? देखिए आगे इसी के अंतर्गत दोस्तों इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन रथ मंदिरों को दोस्तों? इतिहास के अंतर्गत अरे सप्त पैगोडा कहा जाता है। देखिए दोस्तों दक्षिण भारत के अंतर्गत द्रविड़ शैली के अंतर्गत महामल शैली में कई मंदिरों का निर्माण हुआ है, और दोस्तों इसके अंदर कई रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है, और महाबलीपुरम के अंदर 7 रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसी कारण इनको सप्त पैगोडा या पैगोडा कहा जाता है। यहाँ पर
7 रथ मंदिर रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसी कारण क्या कहा गया है? सप्त पेगोड़ा कहा गया। देखिए इधर देखने का प्रयास करना एक बार दोस्तों। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों अपन देख रहे हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों प्राचीन काल के स्थापत्य कला, और इस कला में भी दोस्तों आपके हिंदू मंदिर, जहां से सर्वाधिक दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन्हीं मंदिरों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। और एक बार इस क्लास को दोस्तों दबा करके शेयर और लाइक कर दीजिएगा, जिससे राजस्थान के सभी विद्यार्थियों तक दोस्तों अपनी ये क्लास पहुंच सके, और वो दोस्तों उनका कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से आपका गलत नहीं हो। यदि वो इसको पढ़ लेगा तो जरूर आप क्वेश्चन को सही करेगा। दोस्तों एक बार आप इसको शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए अपन चलते हैं। देखिए दोस्तों कि मामल शैली के अंतर्गत बने हुए सभी मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है? आपका भारत के तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आपका ये स्थान है दोस्तों। कौन सा? महाबलीपुरम। इस महाबलीपुरम में दोस्तों मामल शैली के अंतर्गत 81 मंदिरों या रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है? 81 मंदिर या रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है। और दोस्तों इन 81 या रथ मंदिरों के अंतर्गत आपका द्रौपदी रथ सबसे छोटा मंदिर या रथ माना जाता है। कैसा सबसे छोटा रथ माना जाता है? आपका द्रौपदी रथ। और सबसे बड़ा रथ है दोस्तों धर्मराज रथ। कौन सा है लाडलो? धर्मराज रथ। कौन सा है? धर्मराज रथ। सही है? अरे समझ में तो आ रही है ना? हाँ बोल दीजिए, अगर समझ में ना आए तो एक बार बता भी दीजिए, तो ताकि बात मौत आई पहुंच जावे तो मैं उन्हें आगे एक्सप्लेन भी कर दियो। तो एक बार बता दीजिए भाइयों, आना। देखिए आगे हैं आपके इसी के अंतर्गत दोस्तों देखने का प्रयास करना बहुत आनंद के साथ में। इतिहास के अंतर्गत दोस्तों अपन देख रहे हैं कि आपके इस मामल शैली के अंतर्गत दोस्तों जो रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है दोस्तों, उन सबको क्या कहा जाता है? सप्त पगोड़ा कहा जाता। क्या कहा जाता है लाडलो? सप्त पेगोड़ा या पगोड़ा कहा जाता है उन सभी रथ मंदिरों को दोस्तों। देखिए दोस्तों कि आपके यहाँ पर 7 रथ मंदिर बने हैं, इसी कारण इनको दोस्तों इतिहास में सप्त पेगोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त पेगोड़ा कहा जाता है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिए इन्हीं के अंतर्गत मामल शैली के अंतर्गत अपन देख रहे थे दोस्तों कि आपके प्रमुख है रथ मंदिर। प्रमुख है रथ मंदिर कि कौन कौन से रथ मंदिर है जिनका निर्माण महाबलीपुरम के अंतर्गत हुआ है, और इन सभी रथ मंदिरों को सप्त पेगोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? सप्त पेगोड़ा कहा जाता। देखते हैं एक बार, आप भी आइएगा, यहां से आपका क्वेश्चन सर्वाधिक पूछता है दोस्तों। तो एक बार आप महाबलीपुरम में जरूर जाके आइएगा और देख करके आइएगा कि कैसे इन रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। हम सभी चलेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की नहीं होती है, देने की होती है। तो अपन सभी साथ में एक बार यहाँ की यात्रा जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लेकिन एक बार आप क्लास का ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जोड़ने का प्रयास करना, फिर आपको दोस्तों दक्षिण भारत की यात्रा हम करवाते हैं। देखिए कि दक्षिण भारत के प्रमुख रथ मंदिर, पहला आपका है दोस्तों द्रौपदी रथ मंदिर, दूसरा है आपका दोस्तों
नकुल सहदेव, नकुल सहदेव रथ मंदिर। तीसरा है आपका अर्जुन रथ, पूरे पांडव है भाई, कौन सा अर्जुन रथ। अगला है आपका लाडलो भीम रथ, पांडव आ रहे हैं पूरे। अगला है दोस्तों आपका धर्मराज रथ, धर्मराज रथ के बाद में लाडलो आपका आता है पिंडारी रथ। हाँ, यह चेंज हो गया, पिंडारी रथ। और पिंडारी रथ के बाद में सबसे अंत में आता आपका वलय, वलय कठेत, वलय कठेत रथ। ये दोस्तों आपके दक्षिण भारत के महाबलीपुरम के प्रमुख 7 रथ है और इनका निर्माण दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने शासन काल के अंतर्गत करवाया था। ध्यान देना दोस्तों, ये सभी शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर। कई बार पूछा जा सकता है कि दोस्तों ये जो 7 रथ मंदिर है ये कौन से मंदिर? शिव मंदिर। ध्यान देना दोस्तों, ये सभी महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम। निर्माता है दोस्तों इनका, कौन है निर्माता? नरसिंह वर्मन प्रथम। ये इस प्रकार, एक बार इधर देखने का प्रयास करना, दोबारा अपन इनका एक्सप्लेन करते हैं लाडला। देखिए कि दक्षिण भारत के जो आपके प्रमुख 7 रथ मंदिर है महाबलीपुरम के, उन मंदिरों के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। देखिए कि आज सबसे छोटा मैंने बताया था कि द्रौपदी रथ है और सबसे बड़ा आपका भी धर्मराज रथ है। कौन कौन से हैं एक बार देखना लाडला, कि द्रौपदी रथ है, नकुल सहदेव रथ है, अर्जुन रथ मंदिर है, भीम रथ मंदिर है और धर्मराज रथ मंदिर है। 5 पांडव आ गए भाई, आ गए ना, और उनकी पत्नी भी आ गई। नाम याद रख लेना कि 5 पांडवों के नाम पर और पांचाली के नाम पर दोस्तों इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो 5 तो वैसे ही हो गए आपके, बचे 2 पिंडारी रथ मंदिर। कौन सा? पिंडारी रथ मंदिर। और उसके बाद में आपका दक्षिण भारत के अंतर्गत इन्हीं रथ मंदिरों में वलय कठेत रथ मंदिर, वलय कठेत रथ मंदिर। दोस्तों ये सभी आपके शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर। दोस्तों ये सभी आपके महाबलीपुरम में स्थित है या बने हुए हैं। कहाँ बने हैं? महाबलीपुरम के अंतर्गत दोस्तों आपके ये मंदिर बने हैं। कौन से? 7 रथ मंदिर। देखिए इनका निर्माण लाडलो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखिए, देखते हैं दोस्तों इसी दक्षिण भारत की अगली शैली के अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं लाडला। आपकी आती है राज सिंह शैली। सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट लगा करके इस शैली को लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसका समय है आपका 600 से 800 ईस्वी। ध्यान देना दोस्तों कि पल्लव शासक राज सिंह के शासन काल में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ दोस्तों, उसी से काल को राज सिंह शैली कहा जाता। क्या कहा जाता है? राज सिंह शैली कहा जाता। देखिए कि कौन कौन से मंदिरों का, कई सारे, कई प्रसिद्ध कहीं बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण अरे इस शैली के अंतर्गत हुआ है। और इस शैली में सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता।
तो इसको नोट लगा करके स्पेशली शैली को लिख लीजिएगा, जहां से आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों उठ करके। देखिए अपन इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं। इस शैली में गुहा मंदिरों के स्थान पर मंदिरों के स्थान पर ईंट, पत्थर, आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण हुआ। देखिए समझने का प्रयास करना क्यों महत्वपूर्ण है आपकी ये शैली। अरे इस शैली से पहले, इस राजा के पहले दोस्तों जितने भी मंदिर आपके बने हैं वो सभी मंदिर गुहा मंदिरों के अवशेष है, यानी कि बड़े बड़े पर्वतों या पत्थरों को काटकर दोस्तों मंदिरों का निर्माण किया जाता था, जबकि अलग से कोई पत्थर, ईंट या लकड़ी नहीं लगाई जाती थी। लेकिन इस शैली में आते ही लाडलो कि गुहा मंदिरों के स्थान पर ईंट और पत्थरों से मंदिरों का निर्माण होने लगा। किसका निर्माण होने लगा? ईंट और पत्थरों से दोस्तों मंदिरों का निर्माण होने लगा। आगे देखिए लाडलो, इस शैली का प्रथम मंदिर मामलपुरम का तटीय मामलपुरम का सौर मंदिर था। यह शिव मंदिर था। कौन सा? मामलपुरम का आपका सौर मंदिर क्या था दोस्तों? शिव मंदिर था। देखिए एक बार यहां दोबारा से इसको समझने का प्रयास करना लाडलो। देख कि इस शैली में राजसिंह शैली आपकी आती है दोस्तों। मामल शैली के बाद में जो दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ राजसिंह शैली के अंतर्गत हुआ। अरे इस समय पल्लव शासक राज सिंह शासन कर रहा था और इसके शासन काल में जो मंदिर बने उनको दोस्तों इतिहास में राज सिंह शैली के मंदिरों से जाना जाता। अरे ध्यान देना, इसमें क्या परिवर्तन हुआ? सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि इस शैली में गुहा मंदिरों के स्थान पर दोस्तों ईंट और पत्थरों से मंदिरों का निर्माण होने लगा। इससे पहले मंदिर दोस्तों आपके बड़े बड़े विशाल पर्वत या पत्थरों को काटकर सीधा गुहा मंदिरों का निर्माण किया जा। लेकिन इसके शासन काल के बाद में मंदिरों का निर्माण ईंट और पत्थरों और लकड़ी की सहायता से किए जाने लगे। हो गया ना परिवर्तन? अरे सबसे बड़ो परिवर्तन हो गयो। यही सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों इस के अंदर। देखिए इस शैली का आपका प्रथम मंदिर बना दोस्तों मामलपुरम का तटीय या सौर मंदिर। मामलपुरम का तटीय या सौर मंदिर दोस्तों इस शैली का पहला मंदिर था। किस शैली का? आपकी राज सिंह शैली। और ये किसका था? भगवान शिव का मंदिर था। यहां तक कोई समस्या नहीं। आगे देखिए अपन इसी के अंतर्गत दोस्तों देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है
कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है दक्षिण भारत का आपका कांची का कैलाशनाथ मंदिर, और इसको दोस्तों इतिहास में एक नाम से और जानते हैं। कौन सा नाम है लाडलो? राज सिंहेश्वर मंदिर। कौन सा नाम है? राज सिंहेश्वर। इस नाम से भी इसको दोस्तों इतिहास के अंतर्गत जाना जाता है। और देखिए कि इस मंदिर में आपका विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण है। यह मंदिर, यह मंदिर दोस्तों राज सिंह शैली का चरमोत्कर्ष काल को व्यक्त करता है। कौन सा मंदिर? आपका कांची का कैलाशनाथ मंदिर। देखिए दोस्तों इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में शुरू हुआ और ध्यान देना कि इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड के शासन काल में शुरू हुआ और दोस्तों पूरा महेंद्र वर्मन के काल में हुआ। पूरा कब हो रहा है? महेंद्र वर्मन सेकंड के काल में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। एक बार देखिए, इधर देखने का प्रयास करना लाडलो, बहुत आनंद के साथ में देखिए। अपन देख रहे हैं दक्षिण भारत के आपके राज सिंह शैली के अंतर्गत कांची का कैलाशनाथ मंदिर। दोस्तों इसको इतिहास में राज सिंहेश्वर के नाम से भी जाना जाता है आपके इसे मंदिर। दोस्तों यह मंदिर राज सिंह शैली का चरमोत्कर्ष काल को दर्शाता है। अरे सर्वोच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। इसका निर्माण दोस्तों पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में प्रारंभ हुआ और दोस्तों पूरा महेंद्र वर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ। तो दोस्तों अभी आपकी यहाँ पल्लव काल की शैली भी अभी आपकी पूरी नहीं हुई है, आगे अपन देखते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय 12 से एक यूट्यूब लाइव क्लास के अंतर्गत दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रयास यही करना कि आपके साथियों को जोड़ने का प्रयास करना। रहे आपके जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों को दोस्तों लिंक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे वो इस क्लास का आनंद ले सके। फिर देखिए क्लास का आनंद कैसे आता है, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में ऐसे जुड़ करके दोस्तों इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, नमस्कार दोस्तों।